नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और कमोडिटी मार्केट के प्राइस एक्शन तो आपके सामने लेकर आएंगे ही, लेकिन बात करेंगे सबसे पहले कच्चे तेल की, जहां पर हम लगातार गिरावट देख रहे हैं और ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कच्चे तेल पर। क्या भाव यहां से और नीचे जाएंगे? ट्रंप के स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं कच्चे तेल के लिए? इन सबको समझने की कोशिश करेंगे। वहीं बात करेंगे सोने की, जहां पर सोने का 80 का वायदा, दरअसल जो हमने स्ट्रेंथ देखी है वो कितनी और सस्टेन होगी यहाँ से, इस पर भी करेंगे फोकस। और साथ ही बात करेंगे कॉटन की, जो कि रिपोर्ट्स आ रही है कि इस साल कॉटन का जो उत्पादन है वो बढ़ सकता है। इन सब मुद्दों पर हम फोकस करेंगे। हमारे साथ है एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा भी हमारे साथ आगे मौजूद रहेंगे कॉटन पर बातचीत करने के लिए। साथ ही स्ट्रैटेजीज पर फोकस करेंगे एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया, और साथ ही प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की। नरेंद्र तनेजा हमारे साथ बने हुए हैं। तनेजा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट पहले भी आपसे बातचीत हुई जब ट्रंप की पॉलिसी सामने नहीं आई थी, और तब आपने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया था कि ट्रंप क्या कदम उठाते हैं वो काफ़ी क्लोजली वॉच किया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि जो ये तेज़ी हम देख रहे हैं शायद ये ऊपर टिकेगी नहीं। और अब जो स्टेटमेंट्स आए हैं उनकी तरफ से उसने डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट किया है एज एक्सपेक्टेड। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, आप कैसे देखते हैं जो बातें ट्रंप ने कही हैं कच्चे तेल को लेकर? नहीं, देखिए, जो ट्रम्प साहब ने कल बोला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को, वो तो वही उनके संकेत पहले ही आ रहे थे। जैसे मैंने आपके कार्यक्रम में भी कई दफा कहा है कि बिल्कुल जो देखिए डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलते हैं तो $70 से ऊपर कीमत होनी नहीं चाहिए। ये सारा जो था एक तरह का प्रीमियम चल रहा था, जियोपॉलिटिकल प्रीमियम। और अब मिला करके ट्रम्प साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो चाहते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका का उत्पादन बढ़े, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि तेल की कीमतों को कम करो। उन्होंने ओपेक को भी बोला, उन्होंने कल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को फोन करके यही बात कही, और उन्होंने कुल मिला के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी यही बोला कि तेल जो है उसको सस्ता करिए। इसकी दो वजह मुख्य है। एक तो वो ये चाहते हैं, उनको पता है कि तेल सस्ता होगा तो कुल मिलाकर के उनकी अर्थव्यवस्था और जो उनका एजेंडा है उनको हासिल करने में उनको कामयाबी मिलेगी। दूसरा उनका ये है कि तेल को जो है वो एक तरीके से डॉलर जो है उसको मजबूत करना चाहते हैं। वो हर एक को कह रहे हैं, कल उन्होंने क्राउन प्रिंस को बोला सऊदी अरब को हमारे यहाँ निवेश करिए। 500-600 बिलियन डॉलर की बात थी, उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता, $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर इन्वेस्टमेंट अमेरिका में इस तरह से जाएगा तो जाहिर है डॉलर मजबूत होगा। दूसरी तरफ अगर तेल सस्ता होता है तो वो डॉलर के लिए अच्छी खबर है। तो कुल मिला के उनकी पूरी कोशिश जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट, वो उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन इसकी तेल की कोई दुनिया में कमी नहीं है। जो कीमतें ऊपर गई थी वो इस साहब के बाइडेन साहब की सरकार की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से ऊपर गई थी, और उसको वो टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो तेल की कीमतें हैं वो लगातार नीचे जाएंगी। और साथ में उनकी ये नीति कि भाई जो ड्रिल बेबी ड्रिल उनका जो कैंपेन है, अर्थात जो रुका हुआ था अमेरिका के अंदर, और पूरे विश्व में संकेत गए हैं कि जहां जहां तेल के भंडार है उसकी उनका खनन करिए, उत्पादन करिए और उसको बाजार में लेकर के आइए। इसका मतलब ये नहीं कि रिन्यूएबल को आप रोक दीजिए, लेकिन ये है कि अभी जो है तेल की जरूरत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को है। तो भारत जैसे देश के लिए तो अच्छी खबर है, और मेरा ये मानना है कि तेल $70 की दिशा में बहुत जल्दी जाएगा, और $70 तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी अगर ट्रम्प साहब अपनी नीति में सफल हो जाते हैं तो कीमत $70 से भी नीचे चली जाए। लेकिन $70 का अभी मैं एस्टिमेट लेके चल रहा हूँ कि $70 पर बैरल की दिशा में तेल जा रहा है, और बड़ी तेजी से ये जो है $70 की तरफ जाएगा। बिल्कुल। और इनफैक्ट 78 के आसपास तो ऑलरेडी ब्रेंट के भाव आ चुके हैं, और जैसे तनेजा जी ने कहा कि यहाँ से 70 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अब एक चीज़ तो क्लियर है तनेजा जी कि ऊपर की तरफ तो अपसाइड अब रेस्ट्रिक्टेड है ही। रेंज फिर क्या एक्सपेक्ट करें नियर टर्म में? थोड़ा वॉल्टाइल तो जरूर रहेगा कच्चा तेल यहाँ से भी। देखिए, बहुत लंबा प्रोजेक्शन तेल के बारे में करना मुश्किल होता है। जैसे कि देखिए, वो यूक्रेन की स्थिति को देख रहे हैं, जिस तरह के वो डिप्लोमेटिक मैसेज दे रहे हैं वो मैसेज थोड़े मिक्स्ड हैं। अब उन्होंने ये भी एक तरफ कहा है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे, यूक्रेन में युद्ध नहीं टिकता तो मैं सैंक्शन लगा सकता हूँ। अगर ऐसा वो करते हैं कि सैंक्शन लगाते हैं, जो एक स्ट्रेटेजी होगी, ऐसा नहीं कोई लॉन्ग टर्म होंगे, एक रणनीति के तहत लगाते तो जाहिर है तेल फिर थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा जिगजैग रहेगा। लेकिन यूक्रेन का समाधान कितनी जल्दी होता है वो उस सब पे उस पर डिपेंड करेगा, और उसके लिए उनकी रणनीति है, रशिया की अपनी रणनीति है। तो देखना होगा कि उनमें कितना तालमेल बैठ पाता है। उन्होंने चीन को भी कल इन्वॉल्व किया,
कहा कि चीनी राष्ट्रपति को भी मैंने कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में जो है पहल दिखाएं। तो कुल मिला के उनकी कोशिश ये है। तो जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से मुझे लगता है कि बीच बीच में उछाल आ सकता है, जियोपॉलिटिकल जो ट्रेमर्स आ सकते हैं। ऐसा होगा तो फिर तुरंत तेल कीमत उबर जाएगी। लेकिन अगर कुल मिला के आप लॉन्ग टर्म देख के चलते हैं या मीडियम टर्म भी देखते हैं तो मुझे लगता है तेल की कीमतें नीचे आने वाली हैं और $70 तो मैं अभी लेके चल रहा हूँ। बाकी अभी देखना यह है कि यूक्रेन के ऊपर जो उनकी रणनीति है और मिडिल ईस्ट को लेकर वो रणनीति कैसे चलती है, उसमें बीच में जब भी आप देखेंगे ट्रिगर आएगा तो कीमत ऊपर उछल जाएगी। लेकिन जैसे ही लगेगा कि नहीं यहाँ पे जो है थोड़ा जो है दिख रहा है कि रोशनी दिख रही है तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। तेल और जियोपॉलिटिक्स का बिल्कुल जो है बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप होती है। तो दोनों का जो एक तरह से जो थर्मोस्टेट होता है वो एक ही होता है। तो इस वो लेकर के हम चलना पड़ेगा। लेकिन आपने कहा कि शॉर्ट टर्म, मुझे लगता है कीमत $70 के आसपास जल्दी पहुंच जाएगी। उससे नीचे जाती नहीं जाती उसके बारे में थोड़ा इंतजार करेंगे। लेकिन अगर उनकी रणनीति पूरी सफल होती है ट्रम्प साहब की, उसके नीचे भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल $70 पर बैरल आने वाले कुछ महीने में। ओके अच्छा, एक क्विकली एक सवाल इंडिया पर्सपेक्टिव से भी तनेजा जी, जैसे आपने कहा कि भाव नीचे जाएगा तो डेफिनेटली भारत के लिए अच्छी खबर है, लेकिन अगर हम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें तो आप इस मूव को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब यूएस ने रशिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी तो तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से ये बात सामने आई थी कि जो सप्लाईज हैं वो इम्पैक्टेड हो सकती हैं, क्योंकि सेकेंड बिगेस्ट बायर है इंडिया रशियन क्रूड ऑयल का, जब से मॉस्को ने यूक्रेन पर इन्वेड किया था। तो उस पर्सपेक्टिव से आप कैसे देखते हैं इन सभी डेवलपमेंट्स को? नहीं देखिए, जो अगर हमारे लिए सबसे अहम होता है कि तेल की कीमत क्या है। हाँ, जो देश हमको डिस्काउंट दे सकता है, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो रूस हो या कल को कोई और देश देता है, वो हमारे लिए एक अच्छी खबर होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो भारत के लिए अच्छी खबर है कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कोई कमी नहीं है ना, कोई किसी तरह की कमी नहीं है। रूस से भी मुझे लगता है तेल फिलहाल, क्योंकि तेल की कोई दिक्कत नहीं है, उसको यहाँ कैसे लाया जाए, जहाजों की दिक्कत आ रही है। अगर उसका समाधान कोई रूस ढूंढ सकता है या तेल की कीमत जो है वो कुल मिलाकर के बाजार में ही $60 पहुंच जाए। जैसे आपको पता है G7 ने कैप लगा रखा है कि रूस के ऊपर कि अगर 60 से जो है ऊपर का तेल नहीं बेच सकते। अगर बाजार में ही तेल जो है वो $60 पर बैरल हो जाता है और उसके बाद रशिया अपना डिस्काउंट अलग देता है तो फिर तो सब कुछ लीगल हो जाएगा, जहाज भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस सब बाधाओं के बावजूद मुझे लगता है कि अभी प्रीमेच्योर है थोड़ा रिएक्शन करना इस पे, कि कोई किसी तरह की आपूर्ति की दिक्कत नहीं। इतना जरूर है कि जो तेल हमारी OMCs खरीदेंगी अब, अगर ये सैंक्शन को और टाइट करते हैं, वो थोड़ा महंगा होगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कोई भारत को वहां पे एक अच्छी आकर प्राइस दे सकता है, जैसे वेनेजुएला। तो इसलिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है, लेकिन सप्लाई की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कम होती है तो जो हमारे ट्रेडिशनल सप्लायर हैं, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, कुवैत हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये भी हमने कहीं ना कहीं अच्छे दाम भारत को ऑफर कर सकते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत होती है तो वो तो आपको उसका फायदा मिलेगा ही। तो मुझे लगता है कोई वो नहीं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं सप्लाई साइड में। हाँ, मार्जिन को लेकर के, रिफाइनिंग मार्जिन को लेकर के, उनकी बैलेंस शीट को लेके, उसको लेके थोड़ा कुछ उनके सामने प्रश्न आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जब भी तेल सस्ता होता है एक अच्छी खबर होती है कुल मिलाकर। और भारतीय उपभोक्ता, चाहे वो व्यक्तिगत उपभोक्ता हो चाहे वो औद्योगिक उपभोक्ता हो, दोनों के लिए अच्छी खबर होती है। सस्ता तेल भारत के लिए अच्छी खबर, और फिलहाल तेल महंगा होगा ऐसे कोई संकेत नहीं। शुक्रिया तनेजा जी बातचीत करने के लिए, बताने के लिए क्या मायने हैं इन खबरों के। और कच्चा तेल यहाँ से और कमज़ोर ही होगा। $70 तक के भाव ब्रेंट पर जल्द देखने को मिल सकते हैं, तो डायरेक्शन अब नीचे की तरफ ही एक्सपेक्टेड है। धर्मेश भाटे में हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश नमस्कार, बताइए पहले तो कच्चा तेल क्या राय है आपकी? आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना, जो फंडामेंटल्स डिस्कस हुए, कैसे देखते हैं आप भाव को और क्या लक्ष्य हैं आपके? देखिए, मैं नरेंद्र जी से काफी सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं भी इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। 2-3 चीज है जो मिस कर चुके हैं, जो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस में तेजी आने की कम है, क्योंकि अगर आप देखिए 2 महीने 3 महीने के फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए, वो $2 से $3 डिस्काउंट में चल रहे हैं। तो अगर आप लॉन्ग करोगे तो उसमें आप ओके, चलिए धर्मेश से बातचीत करेंगे। उनके आउटपुट ठीक नहीं आ रहा है, उनकी ऑडियो ब्रेक हो रही थी। लेकिन इस बीच आपके सामने लेकर आते हैं सोने चांदी के भाव को। क्या ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। 80,000 के पार सोने के भाव इंटरडे में जाते हुए दिखाई दिए हैं। उन लेवल्स के आसपास कारोबार कर रहा है और चांदी में भी जोरदार मजबूती है। 1% ऊपर प्राइसेस हैं। गोल्ड अब 80,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और चांदी में भी एक शानदार मोमेंटम। चांदी के भाव अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी
ऑलमोस्ट 1% के गेंस के साथ कारोबार हो रहा है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे तो जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो ऑल टाइम हाइस के नज़दीक पहुंचे थे। इस हफ्ते काफ़ी अच्छे गेंस रहे ओवरऑल, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट्स हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स हो। और जो ये तेज़ी हमने देखी है ये बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के प्लान्स क्या रहेंगे डॉलर को लेकर, उसके बाद ये तेज़ी आते हुए दिखाई दी है। जो भी अब तक पॉलिसीज़ या फिर जो भी बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई है, एक चीज़ तो क्लियर है कि वो डॉलर को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस यही बिल्डअप हो रही हैं कि अगर डॉलर मजबूत होगा तो जो सेफ हेवन बाइंग है वो इमर्ज होते हुए दिखाई देगी, और इसीलिए ये तेज़ी बनते हुए देखी हमने ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स में बल्कि डोमेस्टिक मार्केट्स में भी, और इसीलिए तेज़ी देखने को मिल रही है। चांदी इस समय 92,000 के लेवल्स को पार कर चुका है, गोल्ड 80,000 के ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। धर्मेश हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो उनसे भी राय लेंगे। दिनेश सोमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेश, पहले तो क्विकली कच्चे तेल पर प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए और उसके बाद गोल्ड पर आपकी राय। 80,000 के पार ट्रेड कर रहा है इस समय। देखिए, सोने में अभी भी मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि सोना यहाँ से और 40 से $50 बढ़ सकता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। डोमेस्टिक मार्केट से अगर आप कंपेयर करें तो अगर रुपया अगर फ्लैट रहा तो प्राइस 82,000 टू 83,000 आपको 2 से 3 महीना या मे बी नेक्स्ट क्वार्टर तक देखने मिल सकते हैं। प्लस रेट्स कम होंगे तो और इसे ट्रिगर हो सकता है। बट कंपेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पे रैली थोड़ी सीमित दायरे में रह सकती है, ना कि जो रैली आपने लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 22-27% की देखी थी वो आपको देखने नहीं मिल सकती। ओके, दिनेश सोमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, आपकी राय क्या है गोल्ड पर? क्या ट्रेड लेना चाहिए इन स्तरों से ऑलरेडी इस तेजी के बाद? जी बिल्कुल दीपाली जी, 73,500 का जो लो बना था वहां से बढ़कर ये 80,000 का लेवल इसने पार किया है। 6,500 रुपए की तेजी आई है, जबकि सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से अभी कम से कम 8,000 रुपया नीचे ट्रेड कर रही है। गोल्ड ने एमसीएक्स में अपना ऑल टाइम हाई बना लिया है, और इंटरनेशनल कॉमोडिटी में अगर बात करूं तो 2790 के आसपास का इसका ऑल टाइम हाई है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक प्रोबेबली ये भी छू लेगा। यहाँ से मौजूदा हालात पर अगर देखते हैं हम, तो कोई इंट्राडे या एक दो दिन के हिसाब से बाय करना चाहता है तो 79,900 ये लेवल है जहां पर बाइंग खरीदारी बनकर आ सकती है। 80,300 ये लेवल मुझे लगता है कि प्रोबेबली आज शाम तक के आना चाहिए। 300 रुपए की तेजी मौजूदा लेवल से यहां से बन सकती है, तो मुझे लगता है बाइंग में बने रहने में कोई दिक्कत नहीं लगती है। 79,700 का स्टॉप लॉस लेकर मुझे लगता है बाइंग में बने रहना। चांदी पर क्या रहा है धर्मेश? मोमेंटम यहाँ भी स्ट्रॉन्ग? शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली काफी स्ट्रांग रह सकता है। प्लस अगर चाइनीज डिमांड पिकअप हुई यानी इंडस्ट्रियल डिमांड पिकअप हुई तो चांदी यहाँ पे अच्छी तेजी दिखा सकता है। मैं अभी भी काफी बुलिश हूँ चांदी में। अगर आप देखिए तो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लाइफ टाइम हाई इसका $50 है, उसके अगेंस्ट अगर ये $30 की इर्द गिर्द घूम रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में जब तक 90,000 के ऊपर टिका हुआ है मैं बाय करने की सलाह दूंगा। इनफैक्ट करंट लेवल पे भी आप बाय करके चल सकते हैं। पोजिशनली अगर आप देखें तो 92,800 टू 93,000 के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। 91,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, और अगर आप दिवाली तक वेट करेंगे तो ये फिर से ₹1,00,000 के ऊपर जा सकता है। तो इसमें मैं काफी एक्सपेक्ट करता हूं कि ये काफी अच्छी रैली कर सकता है कंपेयर टू सोना, क्योंकि इसमें जो थ्रस्ट है वो काफी हाई हो सकता है। और इस समय भी एक आउट परफॉर्मेंस चांदी सोने के मुकाबले दिखा ही रही है। 1% ऊपर अब भाव कर रहे हैं ट्रेड। अब लेकर आते हैं बेस मेटल्स जो बिल्कुल लैक लस्टर थे, लेकिन आज यहाँ पर अच्छा बाइंग देखने को मिल रही है। कॉपर हालांकि उतना हल्का नहीं हुआ था, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम में हमने गिरावट देखी। इस पूरे हफ्ते के अगर ट्रेंड्स देखें इस समय कॉपर 841-42 पर है। जिंक में भी थोड़ी रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन डेफिनेटली कॉपर एक सबसे ज़्यादा मजबूत बेस मेटल इस समय बना हुआ है। बेस मेटल्स पर क्या रहा है दिनेश जी? को ट्रेड लेंगे क्या यहाँ पर? लेवल से अगर देखते हैं कॉपर के, तो 790 का जो लो बनाया था वहां से ये निरंतर बढ़कर अभी 840 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब 50 रुपए की तेजी ऑलरेडी आ चुकी है। तो मुझे लगता है कॉपर का मोमेंटम आने वाले समय में और भी बरकरार रह सकता है। 837 के आसपास कॉपर इंट्राडे के लिहाज से बाय किया जा सकता है, 848 के लक्ष्य के लिए, और 832 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कॉपर इन तीनों काउंटर में से सबसे स्ट्रॉन्ग इमर्ज होकर आना चाहिए। आपकी राय क्या है धर्मेश, आपके फेवरेट डॉक्टर कॉपर पर? देखिए, डॉक्टर कॉपर तो मुझे काफी फर्म लग रहा है। मैं भी दिनेश से काफी सहमत हूँ। अगर आप देखिए पिछले साल कॉपर की जो ऊंचाई थी वो 920-930 थी, उससे मार्केट लुढ़क कर ऑलमोस्ट 780 तक आ चुका है। अभी मार्केट में फिर से मोमेंटम आ चुका है, प्लस रुपया कमजोर हो रहा है। तो मैं भी सलाह दूंगा आप करंट लेवल से बाय करके चल सकते हैं 850 के टारगेट के लिए, और 835 का स्टॉप लॉस रहेगा। पोजिशनली 880 तक के भी लेवल छू सकता है अगर इंडस्ट्रियल डिमांड काफी पिकअप हुई तो ये एक अच्छी कमोडिटी जिसमें आप निवेश करके अपनी पोजिशन होल्ड कर सकते हैं। अच्छा धर्मेश, क्विकली एक राय आपके डॉलर इंडेक्स और रुपये पर। आपने सुना नरेंद्र धनेचा जी ने भी कहा कि ट्रम्प का पूरा पॉलिसीज डाइवर्टेड इसी डायरेक्शन में होंगी कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो।
ऑलरेडी इतना मजबूत हो चुका है, यहाँ से अब आगे के लिए क्या रेंज बन रही है? देखिए, डॉलर इंडेक्स में तो अभी भी काफी मैं बुलिश हूँ। इनफैक्ट लास्ट 3 महीने से मैं यही कह रहा हूँ कि डॉलर के साथ अगर आप देखिए तो यूरो, स्टर्लिंग सारी की सारी करेंसी पिटी हुई है। अगर आप कंपैरेटिवली बाकी सारे एशियन करेंसीज देखें तो इंडियन करेंसी इतनी डिप्रिशिएट नहीं हुई। तो अगर इन्हें मार्केट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर इन्हें रहना है इंडिया को, तो डेफिनेटली अपनी करेंसी को इनको डेप्रिशिएट करना ही होगा और आरबीआई का इंटरवेंशन काफी कम हो सकता है। मेरा पोजिशनल टारगेट 88 का रहेगा और अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो अराउंड 8650 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे डॉलर में निवेश करके चल सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये 90 के स्तर भी ब्रेक कर देगा, तो बाय साइड में रहे डॉलर में। और डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 106 से 108 का दायरा है, बट पोजिशनली मेरे हिसाब से 110 111 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। ओके, चलिए ये रही डॉलर इंडेक्स पर, जहां पर मजबूती परसिस्ट करते हुए दिखाई देगी आगे भी। थैंक यू धर्मेश, हमें आने के लिए और अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए सभी नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर। दिनेश सुमानी हमारे साथ बने रहेंगे, रुक रहेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे एग्री बाजार पर, साथ ही बात करेंगे कॉटन की। अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप, और कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस साल के लिए कॉटन का उत्पादन का अनुमान बढ़ाया है। अब कितना अनुमान बढ़ाया है, क्या है कारण, इस पर बातचीत करते हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो जो 2024-25 का आउटपुट प्रोजेक्शंस हैं वो बाय 2 लाख बेल्स आपने अपवर्ड रिवीजन किया है, और अब जो टोटल एस्टिमेट है वो 304.25 लाख बेल्स हो गया है। तो जानना चाहेंगे कि जो अपवर्ड रिवीजन हुआ है डेफिनेटली इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से ही हुआ होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन किन किन स्टेट्स की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ अब यहाँ से डिमांड कैसे दिख रही है? जी, गुड मॉर्निंग दीपाली जी। जी देखिए, हमने 4 से 5 स्टेट में प्रोडक्शन कहीं पे बढ़ाया है, कहीं पे कम किया है। अगर पहले बात करें तो बढ़ाया है 6 लाख बेल हमने तेलंगाना में बढ़ाया है। जो पहले हमारा एस्टिमेशन था 36 लाख बेल, उसको 42 लाख बेल्स किया है, क्योंकि इस साल एमएसपी होने से सीसीआई की एक बड़ी परचेस हो रही है तेलंगाना में। उसकी वजह से जो तेलंगाना का माल बाहर जाता था वो इस साल बाहर नहीं जा रहा है, तो तेलंगाना में हमने 6 लाख बेल बढ़ाया है। उसके सामने जो नॉर्थ इंडिया, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का क्रॉप है वो पहले 34 लाख बेल का एस्टिमेशन था। अभी वहाँ के जो लोकल स्टेट एसोसिएशन है उनका कहना हुआ कि हमारा क्रॉप 30 लाख बेल से ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ हमने 3.5 बेल कम किया है। और उड़ीसा का जो हमारा प्रोडक्शन था 3.25 लाख बेल्स, वो हमने 2.75 लाख बेल किया है, क्योंकि वहाँ अभी तक प्रेसिंग सिर्फ 1.35 लाख बेल्स हुआ है। और वहाँ के एसोसिएशन का कहना हुआ कि इस साल हमारा प्रोडक्शन कमजोर है, तो हम जो फिगर बताया था वो पहुंच नहीं सकेंगे। तो ओवरऑल 2 लाख बेल प्लस हुआ है दीपाली जी। और जो आपने बताया डिमांड, तो डिमांड कम है। डिमांड कम होने से अभी जो हमारे इंडियन प्राइस है वो वर्ल्ड मार्केट के प्राइस से बिल्कुल बरोबरी में आ गए। आज अगर हम इंडियन रेट देखें कॉटन के तो 53 to 54,000 है 29 mm के, और अगर हम आज ब्राजील इंपोर्ट करते हैं तो 54-55,000 के रेट होते हैं ड्यूटी बिना। और यूएसए का कॉटन इंपोर्ट करते हैं तो 56-57,000 पड़ता है, और ऑस्ट्रेलिया का कॉटन इंपोर्ट करते हैं तो 60,000 अतुल जी, पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अब भाव यहाँ से कैसे रह सकते हैं, क्योंकि अराइवल्स भी हमने बढ़ती हुई देखी हैं, उसके बावजूद भी प्राइसेस एक रेंज बाउंड ही रहे हैं। अभी डेली एवरेज अराइवल्स कहाँ स्टैंड करती हैं और प्राइसेस पर क्या व्यू है क्विकली? डेली अराइवल है जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रेट कमेटी है, डेली अराइवल देती है। कल उनका अराइवल था 162 लाख बेल्स। तो अराइवल जो लास्ट महीने में 2 लाख से 2.5 लाख बेल थी, वो इस महीने में कम होके 1.5 लाख बेल का एवरेज रह गया है, और वो अराइवल अगले महीने और कम होएगा ऐसा लग रहा है। और आपने जो बोला प्राइस रेंज क्या है कि हमारा जो कॉटन मार्केट है वो
आइस फ्यूचर को फॉलो करता है, और आइस फ्यूचर एकदम अभी से 1 महीने से हम देख रहे हैं तो वो स्टडी हो गया है इन बिटवीन 66 टू 70 सेंट, और आज वो 68 सेंट है। तो वो हिसाब से आइस फ्यूचर को देखते हुए कोई तेजी मंदी नहीं है दिखती है। हमारे यहाँ भाव तभी बढ़ सकते हैं अगर आइस फ्यूचर में कुछ 5-7 सेंट की तेजी होए तो हमारे यहाँ भाव बढ़ेंगे, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसे ही पूरा सीजन खत्म हो जाएगा। तो कॉटन में कुछ, जब तक आइस फ्यूचर नहीं बढ़ेंगे तब तक तेजी नहीं लगता है। आज एक पॉजिटिव न्यूज आया है कि ट्रम्प साहब ने कल रात को बोला है कि हम चाइना से एक फ्रेंडली डील करने जा रहे हैं। तो चाइना जो है वो यूएसए कॉटन का सबसे बड़ा बायर है, 30-40 लाख गांठ लेता है। तो डील अगर हो गई और चाइना ने अगर फिर से परचेस चालू कर दिया यूएसए कॉटन का, तो ऐसा लगता है कि आइस फ्यूचर एक बार फिर 75 सेंट हो ओके। सकता है। मगर ओके, ट्रम्प साहब कभी क्या बोलते, कभी क्या करेंगे वो मालूम नहीं है, तो राइट टू राइट वेट एंड राइट। वॉच। बिल्कुल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, लेकिन प्राइसेस की डायरेक्शन को लेकर फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। बट थैंक यू अतुल जी आने के लिए और क्विकली अपने व्यूज Thank शेयर you. करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेकअप भी वक्त हो गया है, ब्रेक उस पर आपके लिए लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।